दोस्तों आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी वो बेसिक चीजें हैं जिनको हमने पहले पढ़ा तो हुआ है बट उनको कभी समझ नहीं पाए, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हमें उस धरती के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि हमारी धरती के अंदर कहां पर कौन से क्या फीचर्स हैं और कैसे हमारी धरती का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन बताओ, कैसे बताओगे मुझे एक प्रिसाइज लोकेशन? हाउ विल यू टेल मी कि नॉर्थ अमेरिका कहां पर लोकेटेड है? इस चैप्टर में से मैप वर्क हमेशा पूछा जाता है, तो इसके मैप को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी कंट्री कहां पर है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, ये सारी चीजें। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो 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 माय डियर क्लास 9th लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम समीर त्रिपाठी, योर सोशल साइंस एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करें। देखो इस चैप्टर में यूं तो जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम हमेशा से सुनते तो आए हैं बट समझा नहीं है हमने कभी। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी वो बेसिक चीजें हैं जिनको हमने पहले पढ़ा तो हुआ है बट उनको कभी समझ नहीं पाए, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और हर एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने सब्जेक्ट के बारे में जानें। देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी जो है ना बच्चे, ये दो शब्द से बना हुआ है। ये ओरिजिनली जो टर्म निकला है ये निकला है जियोग्राफिया से। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मींस अर्थ। आपको पता होगा जब हम अर्थ के शेप की भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, ठीक है। तो जियो का मतलब हो गया अर्थ और ग्राफिया का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन की। ऑब्वियस सी बात है सर, हम जिस धरती पर रह रहे हैं हमें उस धरती के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि हमारी धरती के अंदर कहां पर कौन से क्या फीचर्स हैं और कैसे हमारी धरती का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और बहुत बेहतरीन तरीके से इस अर्थ को समझ सकते हैं ताकि लंबे वक्त तक हम सस्टेन कर सकें। यूं तो ज्योग्राफी में पहले केवल एक ही एस्पेक्ट के ऊपर हम पढ़ाई करते थे, दैट वाज फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। पहले के टाइम पे केवल और केवल एक ही टाइप की ज्योग्राफी होती थी विच वाज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि समीर सर का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है तो आप बताएंगे ठीक है सर, बाल थोड़े छोटे हैं, शक्ल ठीक ठाक है, हाइट थोड़ी सी लंबी है एंड बॉडी भी ठीक ठाक है। ये क्या हो गया? फिजिकल अपीयरेंस बताया आपने। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ? हम अर्थ के लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं, अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अर्थ में कहाँ पर रिवर्स हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उन सब चीजों की बात करते हैं। बट धीरे धीरे करके ओवर द रिसेंट ईयर ज्योग्राफी के अंदर हमने एक और ट्रेंड जोड़ा है विच इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। कि भाई ठीक है, अर्थ अपनी जगह पे ओके है बट इंसान कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंसान कैसे रह रहे हैं, उनके रहने का पैटर्न कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, अर्थ और इंसानों का रिलेशन कैसा है, तो उसको भी हम पढ़ते हैं, उसको भी हम समझते हैं। क्लास 9th की जो हमारी ज्योग्राफी है ना वो पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पर बेस्ड है। मतलब क्या हुआ कि हम हमारी अर्थ को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया का लैंड फॉर्म कैसा है, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी कैसी है, कहां पर माउंटेन्स हैं, कहां पर प्लेन्स हैं, कहां पर प्लेट्यूज हैं, कहां पर रिवर्स हैं, कहां पर डेजर्ट है, हर एक चीज को जानेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, खेती किस प्रकार की होती है। तो क्लास 9th के अंदर हमारा पूरा फोकस होगा इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर और क्लास 10th के अंदर हमारा पूरा फोकस होगा इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है सर, हम पूरा फोकस कर रहे हैं इंडिया के ऊपर तो शुरुआत होगी हमारी किससे? सर इंडिया से ही। इंडिया साइज एंड लोकेशन की, इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, इंडिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंडिया आखिर लोकेटेड कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तो उन सभी बारीकियों को इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में हम जाकर पढ़ने वाले हैं। अब देखो इंडिया के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। कि भाई विश्व में सबसे पुराने शहर जब कहीं पर बसना शुरू हुए थे तो उनमें से एक भारत भी। आपको पता है हम यहाँ पर किस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, या फिर कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्या थी सर? इंडस नदी के किनारे भारत के सबसे पहले शहर बसने शुरू हुए थे एंड इसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड या कह लीजिए वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक थी। तो इस कारण से इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने बहुत तगड़ा ग्रोथ किया है। हमें केवल एक थोड़ा सा पार्ट बीच में छोड़ दिया जाए, जब ब्रिटिशर्स ने हमें अपने कब्जे में कर लिया था, उसके अलावा भारत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाया है। पर्टिकुलरली हमारी आज़ादी के बाद आफ्टर 1947 इंडिया हैड शोन अ रिमार्केबल ग्रोथ, और आज वर्ल्ड की टॉप पावर में से एक है इंडिया। जब भी कभी हम वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज की बात करते हैं तो इंडिया का नाम जरूर लिया जाता है। ऑलराइट सर, अब हमारे संविधान के हिसाब से इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है सर? हमारे भारत का नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारा भारत एक गणतंत्र है, राइट? हमारा भारत एक गणतंत्र है, मतलब यहां पर लोगों ने मिलकर अपने हेड को इलेक्ट किया है। यहां पर हमें कोई राजा या कोई डिक्टेटर रूल नहीं कर रहा है, रादर इंडिया इज अ गणतंत्र। तो हमारा भारत एक गणतंत्र है। ओके सर, अब बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में कि आखिर हमारा ये कंट्री लोकेटेड कहां पर है। आपको पता है कि हमारी पूरी अर्थ दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है सर? सपोज ये हमारी अगर अर्थ है, तो आपको पता है कि बीच में से एक लाइन जाती है और वो पूरे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये कौन सा होगा सर? नदर्न हेमिस्फीयर। और ये कौन सा होगा सर? सदर्न हेमिस्फीयर, राइट? हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? सेमी सर्कल। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है सर? सेमी सर्कल, राइट? तो एक पूरे सर्कल के दो पार्ट कर दिए हमने। नदर्न पार्ट सर नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पार्ट सर सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहां पर लोकेटेड है सर? इंडिया लोकेटेड है नदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया कहां पर लोकेटेड है सर? इंडिया लोकेटेड है नदर्न हेमिस्फीयर में। और किस कॉन्टिनेंट में? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में, तो आप बोलेंगे सर 7। क्या सबको उसके नाम याद है? जी हाँ सर, याद है। अगर मैं एक एक करके पूछूं आपसे, सर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उसके बाद सर एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, 6 हो गए। और सबसे नीचे है एक एंटार्क्टिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। इंडिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है सर? इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली एशिया के भी साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने आपको नॉर्थ और साउथ दिखाया, ऐसे दुनिया को हम 4 सर्कल्स में बांट सकते हैं, 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखो ये तो एक लाइन हुई, इसके बारे में आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, ये तो हम सबको पता है। इक्वेटर क्या करता है? पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन हमें पता है कि सर एक और लाइन है जो अर्थ को यूं भी बांट देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ 2 और हिस्सों में डिवाइडेड हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। हुआ या नहीं हुआ? तो अगर मैं आपको एक ही सर्कल के अंदर ये चारों लाइन बनाकर दिखाऊं, आई मीन ये दोनों लाइन बनाकर दिखाऊं, तो अर्थ के टोटल कितने हिस्से हो गए सर? टोटल हो गए 4 हिस्से। कौन कौन से हिस्से सर? ये पूरा हिस्सा हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा हिस्सा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। इस लाइन के इस तरफ पूरा हिस्सा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस लाइन के इस तरफ हो गया पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर और प्रिसाइजली मैं भारत की लोकेशन देखने जाऊं तो भारत कहां पर लोकेटेड है? अगर मैं और प्रिसाइज होकर जाऊं, ये देखो नदर्न और सदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न। मैं और प्रिसाइज आपसे पूछूं कि भारत की लोकेशन कहां पर है, तो आओ ढूंढते हैं। मैप दिख रहा है आपको? पता है हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से सर? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और सर सबसे नीचे है एंटार्क्टिका। अब आपको ये 2 लाइंस दिख रही होंगी, है ना? ये एक लाइन दिख रही होगी आपको, दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल दिख रही है सर। ये लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये पूरी धरती को 2 हिस्सों में बांट रहा है सर, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। जी हाँ सर, ये हो गया आपका नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। क्या आपको एक और लाइन जाती हुई दिख रही है बीच में से? क्या ये भी हिस्सों को 2 हिस्सों में बांट रहा है अर्थ को? ये दोनों लाइनें मिलकर अर्थ को टोटल कितने हिस्सों में बांट रही हैं सर? 4 हिस्सों में। तो अगर मैं आपसे, और आपको डायरेक्शन सेंस पता है, आप सभी को डायरेक्शन सेंस तो बहुत अच्छे से पता है ना? ये होता है सर नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है सर ईस्ट, ये होता है वेस्ट। बिल्कुल सही सर। अगर मैं इस डायरेक्शन सेंस के साथ जाऊं तो ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं भारत कहां पर लोकेटेड है मोर प्रिसाइजली, क्या ये नदर्न हेमिस्फीयर में है सर? क्या ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है सर? तो ये पूरा हेमिस्फीयर कैसे डिवाइड हो गया? ये हो गया सर, ये वाला हेमिस्फीयर कहलाया, ये वाला हेमिस्फीयर कहलाया नॉर्थ, कौन सा कहलाएगा? नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कहलाएगा साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला कहलाएगा साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो भारत की अगर बात करें तो भारत मोर प्रिसाइजली कहां पर लोकेटेड है सर? इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मोर पर्टिकुलरली इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
क्या ये बात क्लियर हुई? ओके सर। उससे पहले हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो ये डायरेक्शन सेंस अगर याद रखोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। अगर ये पूरा एशिया है, अगर मैं मान लूं ये पूरा एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया है, ठीक है सर। नॉर्थ, ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ। तो साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, ये देख रहे हो आप, साउथ और ईस्ट के बीच में भी है इसका पार्ट। जी हाँ सर। तो इंडिया पर्टिकुलरली कहां लोकेटेड है? सर इंडिया लोकेटेड है साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। इंडिया पर्टिकुलरली कहां लोकेटेड है? सर इंडिया लोकेटेड है पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। आई होप ये सारी बात सबको समझ आ गई है। आई होप ये सारी बात सबको समझ आ गई। देखो ये चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बट जो बेसिक्स है ना, अगर वो हमने क्लियर कर लिए, ट्रस्ट में ये लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अगर ये बेसिक्स हमने यहां पर क्लियर कर लिए ना, लाइफ लॉन्ग ये बेसिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगेन एक छोटा सा रिमाइंडर, अर्थ को टोटल 4 हिस्सों में बांटने वाली 2 लाइंस हैं। एक लाइन जो इस तरीके से बांट रही है अर्थ को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। और इससे अर्थ के टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं? सर 4 इक्वल हिस्से हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और इंडिया कहां पर लोकेटेड है? सर अर्थ के साउथ, आई मीन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। किस कॉन्टिनेंट में? सर एशियन कॉन्टिनेंट में। एशिया के कौन से पार्ट में? साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में। बहुत सही सर। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ अर्थ पर इंडिया कहां लोकेटेड है, आप कैसे बताओगे? तो सोचो, आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थ पर इंडिया कहां लोकेटेड है, हाउ विल यू टेल द डायरेक्शन? कोई ऑप्शन है? सर उधर से लेफ्ट लेके इधर से राइट जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे, क्या ये सही तरीका है? नहीं सर, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मुझे अगर भारत पहुंचना है, सपोज मैं समुद्री रास्ते के थ्रू ट्रेवल कर रहा हूं, मुझे भारत पहुंचना है, आप मुझे कैसे डायरेक्शन बताएंगे? क्योंकि वहां तो रोड नहीं है, वहां तो कोई लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यू विल टेल मी डायरेक्शंस, आप डायरेक्शंस बता सकते हैं, बट वो डायरेक्शंस भी कितने एक्यूरेट होंगे, है ना? क्योंकि समुद्र के अंदर तो डायरेक्शन सेंस भी उतना ज्यादा हमें नहीं पता होता, और पहले के टाइम पे तो लोगों के पास गूगल मैप्स भी नहीं थे। तो सर मैप्स बनाए गए ताकि हमें किसी भी एरिया का लोकेशन पता हो। चलो मैप में मुझे दिख गया भारत यहां पर है, मैंने आपको अमेरिका दिखा दिया, चलो मैप में मैंने आपको अमेरिका दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन बताओ, कैसे बताओगे मुझे एक प्रिसाइज लोकेशन? हाउ विल यू टेल मी कि नॉर्थ अमेरिका कहां पर लोकेटेड है? हाउ विल यू टेल मी? तो आपको पता है एक कॉन्सेप्ट हमने निकाला विच आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेट्स। कि भाई अर्थ को हमने क्या किया, एक ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं ना, हमने अर्थ को क्या किया, सपोज ये हमारी अर्थ है, हमने क्या किया, अर्थ को एक ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, है ना? हमने अर्थ को एक ग्राफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बताना है कि भाई सपोज ये है, यहां पर इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो मैं उनको क्या बता सकता हूं? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th नंबर ब्लॉक पे हमें इंडिया मिल सकता है। अब इसको और प्रिसाइज में कैसे बना सकता हूं? मैं इसको और कैसे प्रिसाइज बना सकता हूं? सर मेरे राइट हैंड साइड से सेकंड मतलब वर्टिकल लाइन में थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन का सेकंड बॉक्स। आई मीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, मुझे समझ आ रहा है, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि क्या अब किसी भी पॉइंट को बताना आसान नहीं हो गया है? सपोज मैं, चलो इसको और इजी कर देता हूं, इसको मैं और इजी कर देता हूं। सपोज ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, ई एफ जी एच आई जे के एल। क्या इन 4 पॉइंट्स के बीच में इंडिया लोकेटेड है? मतलब अगर मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको मैप के अंदर बता दिए तो आप उन पॉइंट्स को ढूंढकर इंडिया पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही सर। मतलब किसी भी जगह की प्रॉपर लोकेशन मैप पर बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट्स की। इवन आप गेम वगैरह भी खेलते हैं, मेरे साथ बॉयज ज्यादा रिलेट करेंगे, गर्ल्स भी खेलती हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पबजी वगैरह जो खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं जो लोग, तो आपने देखा होगा उसमें आप कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि भाई साउथ में उतने कोऑर्डिनेट पे, आप ऊपर मैप पे देखते हो और आपको समझ आ जाता है कि हाँ भाई किस तरफ देखना है, एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाती है। अब मैं ऐसे बोलूं भाई तेरे लेफ्ट में किस तरफ, लेफ्ट में एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट की लेफ्ट भी किस तरफ, ये पूरा मेरा लेफ्ट है, ये पूरा मेरा लेफ्ट है, बट लेफ्ट में किस तरफ? सर लेफ्ट में साउथ में 10 डिग्रीज पर। ओके, मुझे अब एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो ये जो डिग्रीज है ना, इन्हीं को बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। अब आप देखेंगे कि हमारे अर्थ में कुछ ऐसी लाइंस दौड़ती हुई दिख रही हैं। आप पिछले मैप में भी अगर देखेंगे तो पिछले मैप के भी अंदर आपको ऐसी कुछ लाइन दिखेंगी कि पूरे अर्थ को हमने कुछ लाइंस में डिवाइड कर लिया है ताकि किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को हम बता सकें। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे बताते हैं? थ्रू कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए भी हमने क्या किया है? लाइंस का इस्तेमाल किया है।
अब देख रहे होंगे दो टाइप की लाइंस जा रही हैं, है ना, मैंने आपको बताया दो टाइप की मेजर लाइंस आपको दिखाई थी। एक लाइन जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में बांट रही है, एक लाइन जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में बांट रही है। बिल्कुल सही सर। तो ऐसी कई सारी लाइन है और अर्थ को ये कई सारे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर रही है। इन लाइंस को बोला क्या जाता है सर? इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। अब ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स क्या हुए हैं सर? ऑल दो ये 6 क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, बट ठीक है, इसको मैं फिर से डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम क्या करते हैं, हमें अर्थ की लोकेशन बतानी होती है, ठीक है। शुरू करते हैं लैटिट्यूड्स के साथ। हमने क्या की, पहले लाइन बनानी शुरू की। अब देखो, एक चीज सिंपल याद रखने के लिए, आपको इक्वेटर पता है ना? बिल्कुल सही सर, इक्वेटर तो सबको पता है ना। इक्वेटर शब्द ही निकला है, इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेट करना समझते हो, बराबरी करना। तो इक्वेटर मतलब अर्थ को जो दो हिस्सों में बांट दे इक्वली, उसको बोलते हैं इक्वेटर। अर्थ को जो दो हिस्सों में इक्वली बांट दे नॉर्थ साउथ में, उसको बोलेंगे इक्वेटर। ठीक है सर, इक्वेटर याद है सबको? इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन चलेंगी वो सब क्या कहलाएंगी? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, बात समझे? इक्वेटर याद रखो, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन चल रही हैं वो सारी लैटिट्यूड्स की। इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन है वो सारी लैटिट्यूड्स। बस इक्वेटर याद रखना, इक्वेटर, उसके पैरेलल जितनी भी लाइन, लैटिट्यूड्स। लेटी हुई लैटिट्यूड्स, लेटी, LATI, लेटी, लेटी हुई, ऐसी लेटी हुई लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या सर? जो हमें मैप के अंदर किसी भी प्लेस की लोकेशन बता सके। कैसे बताएगा ये लोकेशन? ये लाइन आपको क्या बता सकती है? सपोज मैंने बोला, सपोज ये लाइन हो गई 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये ठीक है। मैंने बोला लाइन नंबर 4 पर कोई जगह लोकेटेड है, लाइन नंबर 4 पर। लेकिन लाइन नंबर 4 कौन सी, नॉर्थ में या साउथ में? तो मैं क्या देखूंगा सर? नॉर्थ में। तो मैंने कहा 4N पर एक कंट्री लोकेटेड है, 4S पर एक कंट्री लोकेटेड है। मतलब लैटिट्यूड क्या बताता है? किसी भी प्लेस की लोकेशन नॉर्थ में है या साउथ में है, इक्वेटर के नदर्न साइड पे है या सदर्न साइड पे है। तो अब मुझे क्लियर हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई, अब मैं आपको देखना, अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ में है या साउथ में है? आप बता सकते हो सर साउथ में है ना। मतलब ये कौन से लैटिट्यूड्स में है सर? ये सदर्न लैटिट्यूड्स में है। तो ये लैटिट्यूड हमें बता पा रही हैं कि कोई भी जगह नॉर्थ ऑफ द हेमिस्फीयर में है या साउथ ऑफ द हेमिस्फीयर में है। So latitudes are the lines which tell us the location of any place north or south of the equator. क्या ये सिंपल हुआ? क्या ये सिंपल सी बात सबको समझ आई? क्या ये सिंपल सी बात सबको समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा, पैनिक मत करना। लैटिट्यूड क्या है सर? एक मैप और ग्लोब पर ये कुछ इमेजिनरी लाइंस है। अब क्या ये लैटिट्यूड, एक सवाल और आता है, क्या ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड सच में है? नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस है, ये हमने बनाई है, ये मैप पर हमने बनाई है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, ये रियलिटी में ऐसी कोई लाइंस नहीं है। ना कोई इक्वेटर है, ना कोई प्राइम मेरिडियन है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमने इमेजिनरी बनाई है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या हुआ सर? हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई है हमारे ग्लोब के अंदर। सबसे पहली इमेजिनरी लाइंस वो है जो लेटी हुई हैं। इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ और साउथ में जितनी भी लाइन है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हमें क्या बताती हैं? किसी भी प्लेस की लोकेशन नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर है, इनको क्या बोला जाता है? इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं सर? 180। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? 180। अब इन लैटिट्यूड्स को हम दिखाते कैसे हैं? तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया 1 लैटिट्यूड, ये हो गया 2 लैटिट्यूड, ये हो गया 3 लैटिट्यूड। अब आपको पता है कि इस 1 और 2 के बीच में भी तो कुछ छोटी छोटी लाइंस होंगी। इन 1 और 2 के बीच में ये लाइन होंगी, बिल्कुल होंगी सर। तो हम इनको काउंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी काउंट इट? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली चीज मैंने आपको बताई, पहली चीज मैंने आपको बताई कि सर हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है सर। हमारे अर्थ में इक्वेटर है और इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन है वो सब कहलाएंगी लैटिट्यूड, ठीक है सर। टोटल कितनी लैटिट्यूड्स हैं सर? 180 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं टोटल। टोटल कितनी लैटिट्यूड्स हैं? 180 डिग्री। अगर टोटल 180 है मतलब नॉर्थ और साउथ में इक्वल इक्वल होंगी, बिल्कुल सही सर। नॉर्थ में कितनी है?
90 डिग्री लैटिट्यूड्स। साउथ में कितनी है? 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। तो ये दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 180 डिग्री लैटिट्यूड्स। इवन इक्वेटर भी अपने आप में एक लैटिट्यूड है। तो कई बार हम नॉर्थ साउथ में एक कम गिनते हैं, जैसे साउथ में 79 गिन ली, नॉर्थ में हमने 90 गिन ली, ठीक है सर। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, मतलब 0 से लेकर 90 लाइंस ऊपर, 0 से लेकर 90 लाइंस नीचे, मतलब 0 डिग्री हमेशा यहां पर रहेगा। 90 लाइंस ऊपर होंगी, 90 लाइंस नीचे होंगी। तो क्या सर इनकी काउंटिंग 1 2 3 4 चलती है? नहीं, इनकी काउंटिंग चलती कैसे? यहां 0 है तो 0 के ऊपर जो लाइन होगी ये 1 होगी, 0 के नीचे जो लाइन होगी ये 1 होगी। अब इसी तरीके से काउंटिंग चलेगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझे? ऐसे टोटल मिला के हमारे पास है 180 डिग्री लैटिट्यूड्स। अब आपको पता चल गया है कि लैटिट्यूड्स क्या बताते हैं, किसी भी प्लेस की लोकेशन नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है सर। मतलब क्या हुआ कि भारत कहां पर लोकेटेड है, तो भारत की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगी, मेरी बात समझना। भारत की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये सिंबल क्या है, हम इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं? डिग्रीज के हिसाब से। देखो ये क्या है, 0 डिग्री, अर्थ के साथ, अर्थ के सेंटर के साथ ये लैटिट्यूड कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का। ये लैटिट्यूड कितना बना रहा है? 1 डिग्री का। ये लैटिट्यूड 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का, ये 4 डिग्री का, ये 5 डिग्री का, ये 6 डिग्री का। तो ये एंगल्स हैं बेसिकली। इन एंगल्स के हिसाब से हम यहां पर डिग्री लिख देते हैं, ठीक है सर। तो हमने क्या बात की कि 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर क्या है सर? इक्वेटर है 0 डिग्री। ओके सर। इक्वेटर क्या है बच्चे हमारे पास? इक्वेटर है सर हमारे पास 0 डिग्री। ओके सर। इस 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है। बहुत सही सर, बिल्कुल सही सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, मजा आ गया। अब बात सुनना मेरी ध्यान से। मैं बोल रहा हूं ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये रहा हमारा भारत, ठीक है। एक रफ मैप बनाते हैं भारत का। ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा भारत। अब देखना हमारे भारत की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। जरूरी थोड़ी है कि वो एग्जैक्टली 8 डिग्री पर ही होगा, 8 और 9 के बीच में भी तो हो सकता है ना। सपोज ये है 8 डिग्री की लाइन और ये है 9 डिग्री की लाइन, लेकिन भारत का ये पॉइंट जो है ये बीच में आ रहा है। तो बीच वाले पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो हम बेसिकली इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिनोट करते हैं? हम इनको डिनोट करते हैं डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में। जनरली सेकेंड्स का इस्तेमाल तो अभी हम नहीं करते हैं। ये जो होता है ये होती है डिग्री, ये होता है मिनट, और उसके आगे ये जो सिंबल लगता है नॉर्थ, ये क्या बता रहा है कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो अब मैंने क्या बताया, 0 से शुरू किया हमने। ऑब्वियस सी बात है 0 से सर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3, मतलब ये तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस में बना दे रहा हूं, बहुत क्लोज डिस्टेंस में होते हैं। तो यहां पर आकर 0 से शुरू हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 8 कौन सा होगा सर? 8 होगा ये वाला। तो 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान से सुनना, ये याद रखना, ये सिंबल होता है डिग्री का, ये सिंबल ये जो डॉट सिंगल दिख रहा है ना, ये होता है मिनट का, कि 8 और 9 के बीच में कितने मिनट्स, और ये होता है सेकेंड्स का। इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, बस आपको समझना है बातों को। ऑब्वियस सी बात है 8 डिग्री 4 ये होगा क्योंकि 0 के नजदीक 8 होता है। और दूसरा सर ये वाली लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, जी हाँ सर। तो मतलब इंडिया इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में है। तो कौन से हैं वो दो लैटिट्यूड सर? नीचे वाला है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, दूसरा वाला है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब सर क्यों नॉर्थ? नॉर्थ क्यों? क्योंकि इंडिया इज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अगर वहीं पर वो सदर्न हेमिस्फीयर पे होता तो क्या सिंबल लगता? साउथ। दोनों में नॉर्थ क्यों? क्योंकि दोनों ही लैटिट्यूड नॉर्थ के हैं ना भाई। दोनों ही लैटिट्यूड्स के नॉर्थ के नहीं है? बिल्कुल है सर। तो दोनों लैटिट्यूड्स अगर नॉर्थ के हैं तो सिंबल कौन सा लगेगा? नॉर्थ का लगेगा। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि सर इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। क्यों? क्योंकि हमने लैटिट्यूड से पढ़ लिया। तो लैटिट्यूड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? लैटिट्यूड्स हमें किसी भी प्लेस की पोजीशन नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर बताते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड का दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है सीजन्स को अलाइन करना। ये कैसे होता है ये भी समझाता हूं। देखो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। देखो 0 डिग्री इक्वेटर होता है एक, जी हाँ सर। उसके बाद हमारे पास 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जी हाँ सर। और उसके बाद हमारे पास 66 डिग्री
एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ, ये हमारे पास आर्कटिक सर्कल होता है। ठीक है सर, सेम वे में ये सब क्या है, ये हाफ है 0.5, 23 डिग्री एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ, और नीचे हमारे पास ये। ठीक है, आपको पता है इक्वेटर के पैरेलल एक ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर होता है आर्कटिक सर्कल, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है सर, मतलब अर्थ के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं हमारे। लेटीट्यूड से एक चीज तो हमें पता चली कि कोई भी कंट्री नॉर्थ या साउथ पर लोकेटेड है, लेकिन दूसरी चीज क्या पता चली, जैसे अगर आप इस मैप को ही देखोगे, मैं अभी दिखाता हूं, इंडिया घूमकर अभी आ रहा है, ठीक है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है। अब देखना इंडिया कहां पर लोकेटेड है, देख रहे हो इंडिया कहां पर लोकेटेड है, इक्वेटर के ऊपर है। जी हाँ सर। अब एक चीज तो लैटिट्यूड कर ही रहा है, लैटिट्यूड क्या बता रहा है, नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर में कोई जगह लोकेटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हैं लैटिट्यूड, सर ये सीजन्स को अफेक्ट करते हैं। कोई भी कंट्री इक्वेटर से कितना पास या कितना दूर है, ये डिफाइन करेगा वो कंट्री कितनी ठंडी कितनी गर्म होगी। अब कैसे होगा ये, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको पता है क्या अर्थ अपने एक्सिस पे सीधा खड़ा हुआ है? नहीं सर, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर ये अर्थ है तो उसका जो एक्सिस है वो कुछ ऐसा है। इतना खराब तो नहीं है वैसे, बट मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है, बट ठीक है, बातें समझना। ये एक्सिस है, एक्सिस के साथ देखो यूं तो सीधी लाइन होनी चाहिए थी, सीधा एक्सिस तो ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हमारे अर्थ का एक्सिस सीधा है? नहीं, हमारे अर्थ का एक्सिस सीधा नहीं है। आपको ये दो फिगर्स के थ्रू मैं समझाता हूं। ये हमारा अर्थ है, आइडियल कंडीशन में एक्सिस ऐसा होना चाहिए, तो क्या हमारे अर्थ का एक्सिस ऐसा है? नहीं, मतलब क्या हमारी अर्थ सीधी घूम रही है? नहीं, हमारी अर्थ टिल्टेड है। तो हमारी अर्थ कितना टिल्टेड है सर? इतना। और ये कितना डिग्री का एंगल बना रही है? ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये जो दो लाइंस के बीच में वेरिएशन आ रहा है, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ अर्थ का टिल्ट है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सन है ये, तो अर्थ का कोई ना कोई एक हिस्सा सन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। मैंने क्या बोला, हमारी अर्थ सीधी नहीं घूम रही है, हमारी अर्थ यूं घूम रही है। मतलब मैं अभी सीधा खड़ा हुआ हूं, लेकिन अब मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं, मतलब मैं टिल्टेड हूं। कितना टिल्टेड हूं? 23 डिग्री एंड हाफ। सीधा खड़ा होता तो ये एंगल बनता, बट मैं इतना टिल्टेड हूं तो ये 23 डिग्री एंड हाफ का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों करता है, और इसी पोजीशन में करता है, ऐसे टिल्टेड होकर ही। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर आप अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, इक्वेटर दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, आर्कटिक सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है सर। जब अर्थ इस पोजीशन में है, अर्थ के कौन से हिस्से का ज्यादा टिल्ट सन की तरफ है? सर इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से का। देखो ये रहा सन, सन की ज्यादा रेस किस तरफ पड़ रही है? सर इस हिस्से पर। और सन से दूर कौन सा हिस्सा है? सर सदर्न हेमिस्फीयर। है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मतलब क्या हुआ, इक्वेटर के ऊपर जो है ज्यादा हीट पड़ रही है, मतलब यहां पर कौन सा सीजन होगा? समर सीजन। इक्वेटर के साउथ पे कम हीट पड़ रही है, यहां पर क्या होगा? विंटर सीजन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि अर्थ टिल्टेड है, इतने सारे अलग अलग सीजन होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सुनते हुए चलना ध्यान से। अर्थ सपोज अभी यहां पर घूम रहा है, आपको पता है अर्थ ऐसे 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 से घूम के जाता है, जाता है या नहीं जाता है? जाता है सर। अर्थ कैसे घूमता है मैं आपको वो भी दिखाता हूं, पहले वो देख लो फिर समझ आ जाएगा। देखो ये अर्थ है, टिल्ट है, ये घूमते हुए ऐसा पूरा घूम रहा है। मतलब जब सन यहां पर था, अर्थ यहां पर था, सन तो अपनी जगह पे है, जब अर्थ यहां पर था तो उसका पार्ट ऐसा टिल्टेड था। अब वो ऐसे ही घूम रहा है, अब वो ऐसे ही घूम रहा है, बात समझ रहे हो? इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस ओनली, इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस ओनली। बिल्कुल सही सर। ये देखो इसका ये पार्ट ऊपर है अभी, अब ये जब घूम कर पूरा ऐसा आएगा, वो टेढ़ा होके घूम रहा है, वो टेढ़ा होके घूम रहा है, ध्यान से सुनना। अब जब इसका ये वाला पार्ट इधर आया तो क्या ये वाला पार्ट नीचे हो गया? ये वाला पार्ट सन की तरफ ज्यादा हो गया? हो गया सर। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे जब चैप्टर हम पढ़ेंगे ना 10th क्लास में भी, तो बहुत चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अभी जब अर्थ यहां पर है और इस तरीके से टिल्टेड है, तो इसका नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ ज्यादा है। ये बात आपको क्लियर हो गई? हुई कि नहीं हुई सर? अब जब सन से ये यूं घूम कर, जब अर्थ पूरा घूम कर किधर आ गया? इस तरफ आ गया। अब इस तरफ आने के बाद क्या हुआ, क्या ये वाला पार्ट सन की तरफ ज्यादा हो गया? हाँ सर हो गया है।
ये वाला पार्ट दूर चला गया सर। अब सन की ज्यादा रोशनी किस पार्ट को मिल रही है? सदर्न हेमिस्फीयर को मिल रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर चला गया है, बिल्कुल सही सर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर होगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर होगी। क्यों? क्योंकि यहां सनलाइट उतनी डायरेक्टली नहीं पड़ रही है। जस्ट लुक एट द टू इमेजेस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। मतलब आप अर्थ का टिल्ट देखो, अर्थ अभी भी पोजीशन में वैसा ही है, लेकिन अब ये वाला पार्ट सन के ज्यादा नजदीक आ गया है। बात समझे? ये वाला पार्ट सन के ज्यादा नजदीक आ गया है कि अगर ये सन है, अर्थ ऐसी टिल्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट ज्यादा सन की तरफ है, और मैं इस हाथ को ऐसे ही इधर ले जाऊं तो अब कौन सा पार्ट सन की तरफ ज्यादा है? सर सदर्न हेमिस्फीयर। क्या यही चीज यहां पर हो रही है? देखो अर्थ का शेप नहीं बदला, अर्थ उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, वैसे ही शेप में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो टिल्टेड है तो अलग अलग टाइम में सन की रोशनी अलग अलग पड़ रही है। यही कारण है कि हम मकर संक्रांति मनाते हैं। आपको पता है ना, हम बोलते हैं सूर्य मकर में आ गया। सूर्य कैसे मकर में आ गया? वो तो धरती घूमी ना, तो इक्वेटर के ऊपर सन ज्यादा पड़ने लगा, धरती घूम के जब दूसरी तरफ गई तो इक्वेटर के नीचे ज्यादा सन पड़ने लगा, और यही कारण है अलग अलग सीजन्स होते हैं। तो भाई लेटीट्यूड से क्या होता है? लेटीट्यूड से क्या होता है? लेटीट्यूड्स, पहली चीज तो नॉर्थ और साउथ बताते ही हैं, उसके अलावा लेटीट्यूड्स डिफाइन द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह का क्लाइमेट लेटीट्यूड से डिफाइन होता है। कैसे? ये भी समझ लो। आपको पता है ये रहा अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ये रहा इसका इक्वेटर। ठीक, इधर ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है? आप किसी भी सिचुएशन में चले जाओ, इक्वेटर तो यहीं पर है ना, आप कहीं पर भी चले जाओ, क्या इक्वेटर का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं सर। आप कहीं पर भी चले जा रहे हो, क्या इक्वेटर का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं सर। मतलब इक्वेटर इज ऑलवेज इन द सेंटर, इक्वेटर इज ऑलवेज इन द सेंटर, है कि नहीं है? मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडीशन पे थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहेगी। जी हाँ, ये बात तो समझ रहे हो ना? ये देखो, ये इक्वेटर ये रहा, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है सन, ठीक है? ये है सन। नहीं, इसको अपन थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, आई एम सॉरी, इसको अपन थोड़ा सा और, ताकि आपको समझ आए चीजें कि कैसे काम हो रहा है। ये है सन, ये है अर्थ, ये है अर्थ। दो अर्थ नहीं है, ये रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं। ये रहा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है? आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे, इक्वेटर हमेशा सेंटर पर ही रहेगा, नो मैटर व्हाट, अर्थ कैसा भी टिल्ट हो जाए, इक्वेटर हमेशा सेंटर पर ही रहेगा। रहेगा सर, बिल्कुल। मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ, इक्वेटर पे ज्यादा धूप पड़ेगी ही पड़ेगी। और वहीं पे आप अगर आप इक्वेटर से दूर आओ तो क्या सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है? नहीं सर, सनलाइट को ज्यादा स्पेस ट्रेवल करना पड़ रहा है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, ठंड बढ़ती जाती है, और पोल्स सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि इवन पोल्स पे भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, स्लांटिंग सनलाइट पड़ रही है। सेम हियर, ये देखो, पोल्स पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, पोल्स पे स्लांटिंग सनलाइट पड़ रही है। अब यहां पर आपको पता है ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी यहां पर ज्यादा होगी। ये पार्ट सन से दूर है, यहां पर ठंडी होगी। अब ये पार्ट, अब देखो ना, यहीं पर ये सदर्न पार्ट सन के ज्यादा तरफ है और ये दूर है, तो यहां ज्यादा ठंडी होगी, मतलब यहां ज्यादा ठंडी होगी, यहां गर्मी होगी। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर सीजन होते हैं। जैसे अभी हमारी अर्थ जो है, आप देखोगे इंडिया के अंदर कुछ टाइम बाद ठंड आ जाएगी। मतलब क्या, हमारा इंडिया धीरे धीरे करके अर्थ का पोजीशन जो है अब इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। मतलब हमारे नदर्न हेमिस्फीयर का, भाई यहां पर इंडिया लोकेटेड है, तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर का जो टिल्ट है वो अब भारत से दूर चला गया है ना? मतलब सन से दूर चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है सनलाइट दूर पड़ेगी, तो ये वाला पार्ट ज्यादा नजदीक है, ये दूर है, ऑब्वियस सी बात है यहां ठंड पड़ेगी। बात समझे? और ऑस्ट्रेलिया में उसी टाइम पे गर्मी पड़ेगी। तो यही कारण है कि हमने अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स भी बनाए हुए हैं। अब देखिए, इक्वेटर के पास वाले रीजन को टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड मतलब गर्म, जो हमेशा गर्म रहता है।
उसके ऊपर वाले को टेम्परेट जोन, जिसका थोड़ा सा नॉर्मल होता है, और उसके ऊपर फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कौन? जो हमेशा ठंडा रहता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि लैटिट्यूड कैसे सीजन अकर करते हैं। तो लैटिट्यूड से एक जानकारी तो हमें मिलती है कि कोई भी प्लेस इक्वेटर से कितना दूर या पास है, नॉर्थ या साउथ में। प्लस हमें यह भी पता चलता है कि देखो, अगर अर्थ सीधी भी होती ना, और अगर ये सन होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो भी इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और पोल्स पर प्लांटिंग सनलाइट पड़ेगी। पोल्स हमेशा ठंडे होंगे, इक्वेटर हमेशा गर्म होगा। ठीक है सर, ये बात समझ आई सबको? और सबसे ज्यादा गर्म इलाका पता है कौन सा होता है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा गर्म होता है। ओके सर, और ऐसे ही होते हैं सीजन्स, ऐसे ही होते हैं सीजन्स। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ऐसे अर्थ टिल्टेड है, अभी नदर्न हेमिस्फीयर ऊपर है, ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर, ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर, ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर, ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर। अभी नदर्न हेमिस्फीयर सन की ज्यादा तरफ है, अब सदर्न हेमिस्फीयर सन की ज्यादा तरफ है। तो ओवर द होल टाइम इस तरीके से सीजन्स अकर होते हैं। ठीक, अब मुझे ये तो पता है, हमने क्या देखा कि अर्थ के इर्द गिर्द 4 लाइनें हैं, मतलब अर्थ के टोटल 4 हिस्से हैं। इक्वेटर ने मुझे ये तो बता दिया कि भाई कोई भी जगह नॉर्थ में है या साउथ में है, तो मुझे बता दिया नॉर्थ में है, बट नॉर्थ में भी किस तरफ, ईस्ट में है या वेस्ट में है? अब दूसरा सवाल आया ना कि नॉर्थ में भी कहां, वेस्ट में या ईस्ट में? क्या ये सवाल आएगा? बिल्कुल आएगा कि भाई नॉर्थ तो आपने बता दिया, बट वेस्टर्न पार्ट में या ईस्टर्न पार्ट में? तो उस चीज को कौन डिफाइन करते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग जो होते हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या होते हैं? दोनों पोल्स के बीच की जो लाइंस होती है ना, पोल्स आपको पता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उन दोनों के बीच में जो लाइन चल रही है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते हैं, लॉन्गिट्यूड पैरेलल्स नहीं होते हैं। इनका डिस्टेंस इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होता है, पोल्स के पास सबसे कम होता है। दो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होता है और पोल्स के पास सबसे नजदीक होता है। ये लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या बता रहे हैं? कोई भी जगह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई। देखो, ये लाइन मुझे क्या बताएगी कि कोई भी जगह 0 के ऊपर है, 0 के नीचे है। ये लाइन मुझे क्या बताएगी? कोई भी जगह 0 के राइट है, 0 के लेफ्ट है। बिल्कुल सही सर। तो लॉन्गिट्यूड्स मुझे क्या बता रहे हैं? कोई भी जगह इस सेंट्रल लाइन के राइट में है या लेफ्ट में है। ओके सर, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? वर्टिकल लाइंस, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स वो लाइन होती है जो नॉर्थ से साउथ तक जाती है, नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं, दोनों पोल्स को कनेक्ट करती हैं और हमें मैप के ऊपर किसी भी प्लेस की लोकेशन के बारे में बताती हैं, वो ईस्ट में है या वेस्ट में है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये रहा, इसमें भी देखो मैंने आपको बताया था 2 लाइंस हैं, तो ये 0 डिग्री, यहां पर भी 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री ये वाली लाइन होती है इक्वेटर, और इस वाली 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। अब हमने क्या देखा था? लैटिट्यूड्स कितने हैं सर? 180, लेकिन प्राइम मेरिडियन, मेरिडियंस कितने हैं सर? 360। कितने हैं? 360। मतलब क्या हुआ? टोटल हमारे पास कितने मेरिडियंस हैं? टोटल हमारे पास कितने मेरिडियंस हैं? 360। नदर्न हेमिस्फीयर में, आई मीन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने मेरिडियंस होंगे सर? एक सेकेंड देना। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने मेरिडियंस होंगे? अब देखो, ये 0 है, टोटल कितने हैं हमारे पास ऐसी लाइंस? 360। तो अगर इनको इक्वली डिवाइड करूं तो इस तरफ 180, इस तरफ 180 होंगी कि नहीं? बिल्कुल होंगी सर। हमारे पास टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं सर? 180 लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या बता रही है? किसी भी प्लेस का लोकेशन वेस्ट या ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है सर। अब आपको याद आ रहा है इंडिया कहां पर लोकेटेड है? नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा? 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं अब अपन थोड़ा सा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये रहा अर्थ, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन। हुआ? हमें पता है 2 लाइन से जो अर्थ को 4 हिस्से में बांट रही है। एक इंपॉर्टेंट लाइन 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन वो लैटिट्यूड्स। 0 डिग्री मेरिडियन,
इसके इर्द गिर्द जितनी भी लाइन वो कहलाएंगी क्या, वो कहलाएंगी सर लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन कभी भी पैरेलल नहीं होती है। अब मुझे इंडिया की लोकेशन बतानी है। इंडिया इज लोकेटेड ठीक है, समवेयर हियर, ठीक है। मुझे पता है कि लेटिट्यूड्स के हिसाब से इसकी लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लेकिन अब मुझे ये भी तो बताना है कि किस हेमिस्फेयर में है। तो क्या ये इस हेमिस्फेयर में है, क्या ये इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, आ रहा है सर। ये रहा 0 डिग्री, 0 डिग्री है सर। किस तरफ, ईस्ट की तरफ, जी हाँ सर। 0 डिग्री से ज्यादा दूर है, बिल्कुल है। 67 डिग्री, एक सेकेंड, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यार मैं एक्चुअली ना पावर पॉइंट पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ना ये हेक्टिक हो रहा है, डोंट माइंड। हाँ, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि पावर पॉइंट पे थोड़ा सा ऑप्शंस उतने सूटेबल नहीं होते, बार बार क्लिक करना पड़ता है। और दूसरी चीज, अगर मैं नोट पे पढ़ाता ना तो उस पर एनिमेशंस नहीं आते, तो आई वांटेड कि आपको एनिमेशंस दिखे। 68 डिग्री 7 मिनट्स क्या आएगा, ईस्ट आएगा। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इंडिया के कोऑर्डिनेट्स अब समझ आया आपको, अब समझ आया कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम लोग। देखो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बता देता हूँ, क्योंकि ये याद हो गया ना, ट्रस्ट मी आपको सब याद हो जाएगा और ये लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अर्थ, मेरिडियन, इक्वेटर, इंडिया का लोकेशन ये रहा। एक लाइन जो यहां से जा रही है, एक लाइन जो यहां से जा रही है, बिल्कुल सही सर। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एक लाइन यहां से जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है, मतलब ये इन दोनों लाइंस के बीच में है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, है कि नहीं है, है कि नहीं है, बिल्कुल है। सो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया। अब आप जब इंडिया के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, तो आप कैसे बताएंगे, आप उसके लेटीट्यूड बताएंगे। लेटीट्यूड क्या बताता है, किसी भी प्लेस की लोकेशन नॉर्थ में है या साउथ में है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया नॉर्थ में है तो इसके लेटीट्यूड्स के आगे क्या सिंबल लगेगा, नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। पहले आप 0 के पास वाले कोऑर्डिनेट बताएंगे, फिर 0 से दूर वाले। ऐसे ही सेम लॉन्जिट्यूड्स में 0 के पास क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब इस पूरे लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है हमारा भारत। ये बात सबको क्लियर हुई। बात कर लेते हैं अब लैटिट्यूड के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल सॉरी लॉन्गिट्यूड्स, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड से हमारे पास 360 डिग्री। मतलब नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, ईस्ट में हमारे पास है 180 डिग्री, वेस्ट में कितने हैं 180 डिग्री, और ये जो सेंटर में जा रहा है ये है 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और बाकी सारी लाइन को क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है सर। अब ये प्राइम मेरिडियन ना एक और चीज में हमारी हेल्प करता है। किस चीज में, टाइम डिफाइन करने में। इसी प्राइम मेरिडियन के थ्रू हम टाइम डिफाइन करते हैं। आपने देखा कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, है ना, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है सर। होता क्या है, अब पूरी धरती में आपको पता है कि धरती कैसे रिवॉल्व कर रही है, सब इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है सर, बिल्कुल कर रही है सर। कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इसका रेवोल्यूशन चल रहा है, चल रहा है, रोटेशन, हाँ सर चल रहा है। हमने क्या किया, हमने इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से टाइम डिफाइन किया। कैसे किया, मेरी बात समझना। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 डिग्री। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अगर आप ऐसे इसको निकालोगे तो इसका सम आएगा 15 डिग्री। मतलब हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है, बिकॉज अर्थ तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है।
तो क्या हुआ कि जब मैं 15 डिग्री मूव करूंगा जीरो से आगे तो मैं 1 घंटा आगे चला जाऊंगा, और 15 डिग्री मूव करूंगा 1 घंटा आगे चला जाऊंगा। मतलब हर 15 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में 1 घंटे का गैप है। क्या ये बात सबको समझ आई थोड़ी सी? क्या ये बात सबको समझ आई? मैं फिर से बता देता हूं, डोंट वरी, मैं फिर से बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना। ये रहा अर्थ, ये रहा मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, है ना? ठीक है सर, हमें पता है इसके दोनों तरफ 180 डिग्री 180 डिग्री है। हाँ सर, और अर्थ घूम रही है, मतलब हर एक लेटीट्यूड पे सन की रेज अलग अलग टाइम पे पड़ रही है। भाई अगर सूरज यहाँ पर है तो पहले यहाँ पर पड़ा, लेकिन अब देखो, अभी जैसे सूरज इंडिया के ऊपर है, अब किसके ऊपर चला गया? अफ्रीका के ऊपर। अब किसके ऊपर चला गया? साउथ अमेरिका के ऊपर। तो इंडिया की रेज ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पड़ रही है। पूरे अर्थ को रोटेट करने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटा। कितने डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वो कवर करता है सर? 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मतलब उसको पूरा 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में 24 घंटा लगता है। मतलब 1 घंटे में वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। मतलब ये हुआ 1 आवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको और कम करूं, 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 मिनट्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जीरो है, जीरो के बाद अगर मैं 1 डिग्री आगे गया तो कितना टाइम लगा? 4 मिनट। जीरो के आगे अगर मैं 1 डिग्री भी आगे गया तो कितना टाइम लगा सर? 4 मिनट। ऐसे ही कर करके क्या पूरा अर्थ रोटेट करता है? करता है सर। मतलब हर एक लाइन के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है? 4 मिनट का डिफरेंस। ठीक है सर, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं टाइम। ठीक है सर। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में टाइम तो अलग अलग चलता है। क्यों? क्योंकि सर जब सन यहां पर चमक रहा है तो यहां पर तो रात है। बिल्कुल सही सर। मतलब अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, सन यहीं पर है, अर्थ रोटेट कर रही है। मतलब इस पार्ट ने पहले दिन देखा, फिर जब अर्थ घूम के इस तरफ आया तो वेस्टर्न पार्ट इधर आएगा ना, ऐसे घूमता है ना अर्थ। भाई ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो क्या इधर रात दिन आया? आया सर। मतलब क्या हुआ कि पहले फिनोमेना कौन सा? देखो अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, यू यू यू, है ना, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। हाँ सर, अगर ये सूरज है, ये इंडिया है, इंडिया में पहले सुबह हुई, यहां पर रात है। मतलब इंडिया में अभी जो टाइम है वो अमेरिका में आने में टाइम लगेगा। मतलब इंडिया टाइम में आगे है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इंडिया में पहले सन आया, ये इंडिया है, सन आया, अब अर्थ घूम के घूम के घूम के आएगी, फिर अमेरिका आया, फिर उस पर सन आया। मतलब यहां पर जो 12 बज चुके थे दोपहर के, वो अमेरिका में बाद में बजेंगे। ओके सर। मतलब क्या हुआ, ईस्ट साइड में टाइम पहले चलता है, वेस्ट साइड में टाइम पीछे चलता है। ओके सर। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें और समझना है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। हम क्या करते हैं, हम टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये रहा 0 डिग्री मेरिडियन। मुझे पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं सर। अब मैंने बोला मैं खड़ा हूं 60 डिग्री पर, तो यहां पर जो टाइम चल रहा है, सपोज यहां पर 12 बज रहा है दोपहर का, 12 PM नून हो रहा है, और मैं खड़ा हूं 60 डिग्री पर। बात समझना मेरी, मैं खड़ा हूं 60 डिग्री पर, यहां पर 12 PM नून हो रहा है, मैं खड़ा हूं 60 डिग्री पर, तो यहां क्या टाइम होगा? ऑब्वियसली सर मैं 1 डिग्री जितना बढ़ता हूं 4 मिनट बढ़ जाता है। मैं 60 डिग्री आगे बढ़ा, 6 4 24, 240 मिनट आगे बढ़ गया। 240 मिनट मतलब 6 घंटे, आई मीन 4 घंटे सर। 6 4 24, जी हाँ सर, यहां पर 4 PM हो रहा होगा। समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट समझ आ जाएगा। देखो देखो, एक छोटी सी इक्वेशन बताता हूं, समझना मेरी बात को। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको सब समझ आ जाए। 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। और 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड के बीच में 1 घंटे का, 1 आवर। बात समझ आई? आई सर। मतलब प्राइम मेरिडियन से अगर मैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे गया तो यहां और यहां का टाइम 4 मिनट डिफरेंट हो जाएगा। मतलब यहां पर जो बज रहा होगा उससे 4 मिनट आगे मैं यहां पर आ जाऊंगा। मैंने क्या बोला? मैं जीरो पे खड़ा था, जीरो पे बज रहे हैं अभी शाम के 4 PM, और यहां पर है 10 डिग्री लॉन्जिट्यूड, मैं 10 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर आ गया हूं।
10 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे कितना मिनट आगे चला गया? 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे अगर मैं 4 मिनट जाता हूं तो 10 मिनट पे मैं 40 मिनट आगे चला गया। तो अगर 0 पे 4 पीएम हो रहा है तो 10 पे कितना होगा? 4:40 पीएम। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमेशा टाइम पहले चलता है ना, हमेशा टाइम पहले चलता है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली ईस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थ ऐसे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट को इधर आने में टाइम लगता है, तो पहले यहां पर टाइम जा चुका है, इसीलिए हमेशा ईस्ट में हम टाइम को प्लस करते हैं और वेस्ट में माइनस करते हैं। ये क्या बात बोली सर आपने? ये भी समझाता हूं मैं, सुनना ध्यान से। ये क्या बात बोली मैंने? सपोज मैंने बोला मैं 10 डिग्री लॉन्जिट्यूड ईस्ट में गया, वहीं पर अगर मैं 10 डिग्री लॉन्जिट्यूड वेस्ट में गया होता ना तो मैं 40 मिनट माइनस करता। क्यों? क्योंकि ये पार्ट अभी पीछे चल रहा है, इसको इधर आने में वक्त लगेगा। तो अगर यहां पर 4 पीएम हो रहा है 0 पे, तो 10 डिग्री पे कितना हो रहा होगा? 3:20 पीएम। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? ये हमेशा याद रखना कि भाई मेरिडियन के राइट साइड में टाइम प्लस होता है, मेरिडियन के लेफ्ट साइड में टाइम माइनस होता है। टाइम निकालते कैसे? जैसे हमने क्या बात की, आप बोलते हैं ना हमने क्या बात की, देखो इधर सुनना। भारत लोकेटेड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर, ठीक है सर। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर लोकेटेड है, ठीक है सर। 0 डिग्री हम मान लेते हैं भारत लोकेटेड है 68 डिग्री पर, ठीक है सर। 0 डिग्री पे सपोज टाइम हो रहा है 12 पीएम, तो 68 डिग्री पे कितना हो रहा होगा सर? 68 इंटू 4, 68 इंटू 4, 4 8 जा 32, 2 3 4 6 जा 24 27, 272 डिवाइडेड बाय 60, 272 डिवाइडेड बाय 60, 6 4 जा 24, 240, 30 बचा और पॉइंट 300, 6 5 जा 30, 4.5 घंटे का अंतर है। तो अगर यहाँ पे 12 पीएम हो रहा होगा तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा? 4:30 पीएम। क्यों? क्योंकि हम ईस्ट में जा रहे हैं तो टाइम को प्लस करते हैं, वहीं पर मैं अगर वेस्ट में जा रहा होता तो टाइम को माइनस करता। तो 12 से 4.5 घंटे पहले यहाँ पर बज रहे होते 7:30 AM। बिल्कुल सही सर। अब आपको क्या समझ आया कि एक लॉन्गिट्यूड में तो पूरी कंट्री नहीं बसी हुई है, लॉन्गिट्यूड तो अलग अलग है। मतलब इंडिया के बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना है? 68 डिग्री से 97 पे जाओ, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है। मतलब इंडिया के वेस्ट और ईस्ट के बीच में कितने घंटे का टाइम लैग है? 4 3 जा 12, 120 मिनट। मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर्स का। भाई गुजरात में अगर 8 बज रहा है, गुजरात में अगर 8 बज रहा है तो अरुणाचल में 10 बजना चाहिए। बात समझ आई? गुजरात में अगर 8 बज रहा है तो अरुणाचल में 10 बजना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है ना। आप देखो 30 डिग्री का डिफरेंस है तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना। कितना? 2 घंटे का टाइम लैग है। अब इस टाइम लैग को सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया? इस टाइम लैग को सॉर्ट करने के लिए हमने 2 टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया। भारत के बीच में से एक लाइन जा रही थी, उसको लिया कि इधर का भी बराबर हो जाए, इधर का भी बराबर हो जाए, दोनों को ज्यादा अंतर ना पड़े। उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, कि भाई इससे हम अपना टाइम काउंट करेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। कहां पर जाता है? मिर्जापुर यूपी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ये पास होती है ये वाली लाइन। 82 डिग्री एंड 30 मिनट। अब 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स को अगर आप लगाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 82 डिग्री 30 मिनट्स, पहले 82 डिग्री को निकाल लेते हैं। 0 से 82 डिग्री कितना डिफरेंस होगा? इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 328 हुआ, 328 मिनट्स हुआ, प्लस 30 मिनट्स और है सर, तो 358, लगभग 360 मिनट्स हो रहा है सर। 6 6 जा 36, 36 मिनट्स हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लगभग 5.5 से 6 घंटे हमारे टाइम लैग में डिफरेंस होता है। 82 डिग्री एंड 30 मिनट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट पीपल? जैसे 82 डिग्री का सिंपल निकालूं अगर मैं, 4 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 328, 328 मतलब 600, 6 5 जा 30, यस सर, और 28 मिनट। मतलब 5 घंटे 28 मिनट हम आगे चल रहे हैं किससे? 0 डिग्री मेरिडियन से। तो मतलब क्या हुआ? अगर अभी 0 डिग्री मेरिडियन पे 12 बज रहा है तो भारत में बज रहा होगा 5:30 मिनट या 28 मिनट लगभग। तो हमारी ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये टाइम लाइन से कितना आगे है? 5.5 घंटे लगभग।
कहां से जाती है? मिर्जापुर यूपी से। इसका क्या है? 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री एंड हाफ लेके चलते हैं। तो मतलब क्या हुआ, 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पे हमने 82 डिग्री एंड हाफ को बीच वाला पॉइंट लिया, ताकि यहां और यहां के टाइम में ज्यादा डिफरेंस ना आए। अब इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ आता है कि भाई, इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ आता है कि सन जो है अरुणाचल में जल्दी उगता है, गुजरात में लेट उगता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है। लेकिन हमने चूंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन अपनाया हुआ है तो टाइम लैग दिखता नहीं है। अदरवाइज अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं अपनाते तो गुजरात में 8 बज रहे होते, अरुणाचल में 10 बज रहे होते, तो ट्रेन का टाइम कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे हम पता लगाते कि ट्रेन कब कहां पहुंच रही? क्योंकि ऐसे तो हर लॉन्गिट्यूड के साथ 4 मिनट का डिफरेंस आता। तो पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म टाइम रहे, तो हर कंट्री कोशिश करती है कि वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लेकर चले। ठीक है सर। अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए होंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, 82 डिग्री एंड हाफ, बेसिकली नॉट 30 मिनट्स, 82 डिग्री एंड हाफ, नॉट 30 मिनट्स, 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री एंड हाफ। ये है हमारा क्या? ये क्या होगा? ईस्ट। ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। बिल्कुल सही सर। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ, ये लॉन्गिट्यूड है ना, ये बता रहा है कि ईस्ट में है वेस्ट में, तो ईस्ट होगा ना ऑब्वियसली। नॉर्थ से साउथ के बीच की हमारी डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट की हमारी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको ज्यादा डिस्टेंस लगती है ईस्ट और वेस्ट की। नॉर्थ साउथ थोड़ा फिर भी कम लगता है, ईस्ट वेस्ट ज्यादा लंबा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस है 3214 और ईस्ट और वेस्ट की डिफरेंस है सर 2933 किलोमीटर। ठीक है सर। आई होप ये बेसिक सी बात सबको क्लियर है। अब मैंने क्या बताया, हमारी एक और लेटीट्यूड है दैट इज 23 डिग्री एंड हाफ, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे वर्ल्ड को, आई मीन इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वल हिस्सों में। ये इंडिया के सेंटर से होते हुए जाता है 7 स्टेट्स को कवर करते हुए। इंडिया के सेंटर से जाता है 7 स्टेट को कवर करते हुए, इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इंडिया के साउथ ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? बे ऑफ बंगाल। और साउथ वेस्ट में सर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। क्लियर है ये? साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड। साउथ ईस्ट को बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, यहां पर हमें अरेबियन सी देखने को मिलती है। इंडिया के नीचे सर इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ठीक है सर। यूं तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, लेकिन बाद में 2004 में एक सुनामी आई और वो डूब गया। तो अब इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है सर? कन्याकुमारी। ठीक है सर। अब इंडिया के साइज की बात करते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया पूरे विश्व में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आता है 7th नंबर पे। दिस इज द साइज ऑफ इंडिया। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल लैंड मास का साइज है। ये 2.4% पूरी दुनिया का एरिया कवर करता है। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मेरी बात समझना, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये पूरी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। अब इसमें भी कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है सर? इंडिया की लैंड बाउंड्री है ये होती है लैंड बाउंड्री, जो जमीन पे बाउंड्री है ना, ये है लैंड बाउंड्री। तो ये वाली जो बाउंड्री है ये 15,000, ये देखो, ये पूरी लैंड बाउंड्री में काउंट होगी। ये पूरी लैंड बाउंड्री में काउंट होगी। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है सर? इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? कोस्ट लाइन क्या होती है सर? जो समुद्र के किनारे है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर 7516। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? कोस्ट लाइन कहां हो गए सर? ये वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये है कोस्ट लाइन। और इस कोस्ट लाइन में हम इनको भी इंक्लूड करते हैं, सॉरी नॉट मालदीव्स, वी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, इनकी लाइंस को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये कितनी है? 7512। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर जो पूरे नॉर्थ में है, और बाकी जो समुद्र में उसकी बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है जो कि 1600 किलोमीटर की है। स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, देख रहे हो, गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक। ये सबसे बड़ा राज्य है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। ठीक है सर। उसके बाद हम बात करें
तो इंडिया की थोड़ी सी लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन में आपको पता है कि सर इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स। इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। इधर पर साउथ ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है। यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। यहां पर हमारे पास अरेबियन सी है और यहां पर लक्षद्वीप आइलैंड है। यहां पर हमारे पास श्रीलंका है और नीचे यहां पर मालदीव्स है। अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये क्या बता रहा है कि 22 डिग्री नॉर्थ से, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया छोटा होने लगता है। अब ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है सर? अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा इस लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है। 20 डिग्री है, ये वाली लाइन देख रहे हो? ये भी नहीं, इनफैक्ट यहां से भी नहीं बोलूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा लगभग, हाँ यहां से देख रहे हो, यहां से इस लाइन से देख रहे हो, यहां पर भी ऐसे देख रहे हो। ये मान के चलो लगभग 22 डिग्री है। 22 डिग्री, 20 ये रहा, 20 के ऊपर 21, 22 डिग्री। क्या 22 डिग्री से इंडिया अब ऐसा छोटा नहीं हो रहा है नीचे की ओर? इंडिया ऐसा सिकुड़ नहीं रहा है, इंडिया ऐसा सिकुड़ नहीं रहा है। सेम ये लाइन यहां पर बोली गई है कि 22 डिग्री लैटिट्यूड से क्या होता है, इंडियन मेनलैंड छोटा होने लगता है। टेपर का मतलब छोटा, और कहां की तरफ बढ़ रहा है? इंडियन ओशन की तरफ। इसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जो इलाका तीनों तरफ समुद्र से घिरा हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। अब भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? ये क्या बोल रहा है? 30 डिग्री। भाई आप लैटिट्यूड्स के बीच की डिफरेंस देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या इनके बीच में 30 का डिफरेंस नहीं है? है सर। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या इनके बीच में 30 का डिफरेंस नहीं है? 30 डिग्री का। दोनों के बीच में ऑल दो 30 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ईस्ट टू वेस्ट की डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ। ठीक है सर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? लगभग 2 घंटे का डिफरेंस। इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमने बीच में एक लाइन चुना है जिससे हम अपना टाइम डिफाइन करते हैं। वो जाता है मिर्जापुर यूपी से और उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो मिर्जापुर यूपी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये रही मिर्जापुर यूपी से जाती हुई लाइन जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब 82 डिग्री एंड हाफ को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया क्यों चुना है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अर्थ जो है टोटल 24 1 आवर टाइम जोन में डिवाइडेड है। 24 1 आवर टाइम जोन मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा। हाँ सर, ऐसे टोटल 24 डिवीजन है। राइट सर, मतलब हमें 15 इंटू 24 360 मिलता है। बिल्कुल मिलता है सर। अब इसके कारण लोकल टाइम जो है चेंज होता है। हर एक लॉन्गिट्यूड के साथ लोकल टाइम चेंज होता है। हमें पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स होते हैं। राइट सर। अब इससे क्या होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाइम तो सर हर एक दूरी पर कम होता जाएगा, बदलता जाएगा, और हम एक कॉमन टाइम तो कभी फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ सर। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूं तो हर एक दूरी पर टाइम चेंज होगा और एक लोकल टाइम तो हम कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो क्या किया जाता है, पूरे देश के लिए कॉमन टाइम हम फॉलो कर सकें उसके लिए फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। और यही कारण है कि सन अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है, गुजरात में 2 घंटे बाद, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे है टाइम में। लेकिन चूंकि हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन अपनाया हुआ है तो हम टाइम एक ही फॉलो करते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, नेचर किसके लिए रुकेगा। फाइन। अब बात करते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड के बीच में। तो आपको पता है कि भारत की लोकेशन पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह पर है। एशिया के सेंटर में लोकेटेड है, काइंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट और ईस्ट के बीच में लोकेटेड है। बिल्कुल सही सर। बेसिकली क्या होता है, इंडिया का ये जो इंडियन ओशन है ये इंडिया को वेस्ट और ईस्ट दोनों जगह कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और इंडिया को एक बहुत अच्छी लोकेशन प्रोवाइड कराता है कि भाई यहां से तो कोई इन पर अटैक कर ही नहीं सकता है। ऊपर भी इसके पास माउंटेन्स थे। होता क्या था कि पहले ना जमीनी रास्ते के थ्रू ही व्यापार होता था भारत से।
समुद्री रास्ते के थ्रू नहीं होता था, क्योंकि समुद्री रास्ते का उतना हमें पता नहीं था। बाद में जब पोर्चुगीज ने 1498 में समुद्री रास्ते की खोज की भारत के लिए, तब जाकर समुद्री रास्ते का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अदरवाइज पहले जो मेजर होता था वो कहां से होता था? माउंटेन्स के थ्रू। डेक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला का कौन सा पार्ट है सर? जो समुद्र से तीनों तरफ से घिरा होता है जो जमीन, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो इस पेनिनसुला के चलते हम वेस्ट साइड से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। और ईस्ट साइड से सर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। साउथ में जो ओशन है, इवन उसको भी इंडियन ओशन नाम दिया गया है, क्योंकि इस ओशन पे इंडिया के अलावा किसी का मेजर कंट्रोल है ही नहीं। बात समझ रहे हो? इंडिया की सी रूट की अगर बात करें तो समुद्री रास्ते उतने पुराने नहीं है जितने जमीनी रास्ते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे लोग जमीनी रास्ते के थ्रू भारत आते रहे हैं। समुद्री रास्ते की शुरुआत हमने तभी करनी शुरू की जब 1498 में वास्को डिगामा ने समुद्री रास्ते की खोज की भारत के लिए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जमीनी रास्ते के थ्रू हमारे सबसे पुराने रिलेशन है बाकी सबके साथ। इनफैक्ट एक और हाईलाइट आपको देखने को मिलेगी कि यूरोपियंस पहले जब भारत आए थे ना, पोर्चुगीज, तो वो कैसे आते थे? पूरा अफ्रीका घूमकर, तो बहुत लंबा पड़ता था। 1869 में क्या हुआ? 1869 में एक कैनाल बनाई गई। ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है रेड सी। तो मेडिटेरेनियन और रेड सी को कनेक्ट करते हुए एक कैनाल बनाई गई। कैनाल का मतलब होता है नहर, जिसको बोला गया सुएज कैनाल। अब इस सुएज कैनाल से क्या होता है ना, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके नहीं आना पड़ता यूरोपियंस को, डायरेक्ट यहां से वो भारत पहुंच सकते हैं। तो 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सुएज कैनाल। आपको पता है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा रहा है, बिकॉज इंडिया के रिलेशन बाकी सारी कंट्रीज के साथ हमेशा से रहे हैं। तो हमारे यहाँ की फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, डेसिमल सिस्टम, सब कुछ पूरे विश्व तक पहुंच पाया। हमारे यहाँ के मसाले, कपड़े, मुस्लिन, हर एक चीज पूरे देश को कवर करता रहा। इनफैक्ट ग्रीक्स हमारे यहाँ पर आए, इंडो ग्रीक्स आए, तो उन्होंने हमारे कल्चर को, मतलब उन्होंने हमारे कल्चर को एनरिच किया। उन्होंने भारत को पेंटिंग सिखाई, स्कल्पचर सिखाया, मूर्ति कला सिखाई। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड बीन कंट्रीब्यूटेड बाय आउटसाइडर्स एज वेल। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। आपको पता है इंडिया के टोटल 7 नेबर हैं। अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा ही बाउंड्री है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे श्रीलंका। ठीक है सर। और यहां पर आइलैंड नेशन मालदीव्स। ऑलराइट सर। इंडिया की लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है सर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहां पर नॉर्थ ईस्ट में सर चाइना, दिस थिंग, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। बिल्कुल सही सर। हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल सर। साउथ में हमारे पास 2 आइलैंड नेशन है। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका को सेपरेट क्या करता है? गल्फ ऑफ मन्नार, या फिर कह लीजिए पाक स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट क्या होता है, मेरी बात समझना, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको पता है हमने बोला इसको बे ऑफ बंगाल, है ना? ये है बे ऑफ बंगाल। तो बे क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, व्हाट इज बे? नॉट BAE वाला। बे ऑफ बंगाल क्या होता है? जब कोई समुद्र 3 तरफ से जमीन से घिरा हो और नीचे से खुला हो, उसको बे बोलते हैं। एन ओशन कवर्ड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स, जो 3 साइड से घिरा हो जमीन से, उसको बोलते हैं बे। गल्फ क्या होते हैं? गल्फ क्या होते हैं? अ लार्ज वाटर बॉडी कवर्ड बाय लैंड ऑन ऑल साइड। या एक वाटर बॉडी कह लीजिए जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है और उसके बीच में थोड़ा सा ही हमें अंतर देखने को मिलता है। लेकिन बे क्या हुआ? बे होता है जो तीनों तरफ जमीन से घिरा हो और साइड में उसका नीचे माउथ का ओपनिंग जो है वो बड़ा हो। उसके अलावा स्ट्रेट क्या होता है? क्या आपको यहां पर ये छोटा सा चैनल दिख रहा है? 2 लैंड के बीच में पानी का ये जो छोटा सा चैनल होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। कि भाई दो जमीनों के बीच में से, अब देखो ये भारत है, ये है श्रीलंका। तो भाई समुद्र को ये बीच में एक छोटा सा पानी का ये पैसेज दिख रहा है, ये जोड़ रहा है। तो ये पानी का जो पैसेज है ना, ये कहलाता है स्ट्रेट। इस स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? ये पाक स्ट्रेट। बात समझे मेरी? ये क्या कहलाता है? पाक स्ट्रेट। बिल्कुल सही सर। मालदीव्स ये एक आइलैंड नेशन है जो लक्षद्वीप के नीचे हमें देखने को मिलता है।
बिल्कुल सही सर। अब ये थोड़े इंडिया के नेबर्स हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना। इंडिया सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश, ये याद रखना। इंडिया लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इस चैप्टर में से मैप हमेशा आता है, तो इसको याद रखना। मिसलेनियस इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है, थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में राइट नाउ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आपको देखने को मिलता है ना, ये इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। ये स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स के नाम के साथ एक बार पढ़ लीजिएगा। 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम यहां पर है, ठीक है। तो समरी में मैं कुछ 2-3 चीजें आपको बताता हूं और फिर उसके बाद लेक्चर को हम खत्म करते हैं। यहां पर बच्चा मेरी बात सुनना, हमने क्या बात की, लैटिट्यूड्स टोटल कितने हैं सर, 180 डिग्री। इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है सर। उसके अलावा लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये क्या करते हैं, किसी भी प्लेस की लोकेशन नॉर्थ या साउथ में बताते हैं, प्लस सीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉन्जिट्यूड्स, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्जिट्यूड्स, ये लॉन्ग लाइंस हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। ये पैरेलल नहीं होती हैं, इनके बीच में इक्वेटर में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है, पोल्स के पास ये सबसे नजदीक होती हैं। ये किसी भी प्लेस की लोकेशन वेस्ट या ईस्ट बताती हैं। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये सेंट्रल लाइन है, ये टोटल होती हैं 360 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ में ये होती हैं 90 डिग्री, साउथ में होती हैं ये 90 डिग्री। लॉन्गिट्यूड वेस्ट में होती है 180 डिग्री, ईस्ट में होती है 180 डिग्री। ये क्या करती हैं सर, ये टाइम भी बताती हैं हमें। एक लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में 1 आवर का डिफरेंस होता है, 24 घंटे में 360 लैटिट्यूड्स कवर होते हैं, ठीक है सर। ये बातें बस बेसिक बेसिक याद रखना, ऑल्दो ये हमारे चैप्टर में नहीं थी, बट ट्रस्ट मी बच्चा लोग, आगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आई होप आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आया, कुछ इंपॉर्टेंट न्यू नॉलेज मिली, बिकॉज जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो सीखना जरूरी है। आई होप इस चैप्टर से आपने काफी कुछ सीखा, बाकी तो कोई भी चीज यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इस चैप्टर में से मैप वर्क हमेशा पूछा जाता है, तो इसके मैप को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, ये सारी चीजें, बाकी सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गए होंगी। सो कोई भी फीडबैक, सजेशन, डाउट, कमेंट कुछ भी होगा, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।